देखिए, जो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उनके तरफ से एक चिट्ठी दिया गया है। एक जो चिट्ठी दिया गया है वो डीपी को दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया है। इसका विषय ये है कि जो डिफरेंट इश्यूज है की पॉलिसी जो सीपीएससी एग्जीक्यूटिव को अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चलता है कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन, तो देश में जितना भी सीपीएससीज हैं तो उनका जितना भी ऑफिसर्स है सबका एक कॉन्फेडरेशन है। ठीक है, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इनका, तो स्नेहा बीएसएनएल का जो जनरल सेक्रेटरी है वो प्रेसिडेंट है, और जो आईटीआई लिमिटेड का जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, जनरल सेक्रेटरी है आईटीआई का। तो इसमें देखिए इनका भी जितना प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, डिफरेंट कंपनी से, कोई सेल से है, कोई एमटीएनएल से है, कोई हेल्थ से है, कोई एमडीएल से है, कोई बेल से है, कोई एनटीपीसी से है, कोई बीईएमएल से है, ठीक है, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है, कोई नैल्को से है। तो देखिए, डिफरेंट कंपनी से इनका बॉडी फॉर्म होता है, क्योंकि एक कॉन्फेडरेशन है एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन का। तो देखिए, यहाँ पे क्या क्या बात बोला गया है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि ये जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है ये करीब 2 लाख एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 200 से ज़्यादा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एम्प्लॉयड हैं और डिफरेंट सेक्टर में, डाइवर्स सेक्टर में काम करते हैं और देश का इकोनॉमी में योगदान देते हैं। जो पॉलिसी यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, जो प्रेसिंग इश्यूज है, उस इश्यूज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। पहला बात क्या है? पहले बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 4th पे रिवीजन कमिटी, 4th पीआरसी के बारे में। देखिए, बीएसएनएल का जो एम्प्लॉइज है वो लोगों को सुनने में बहुत आश्चर्य होगा, मगर बहुत सारे सीपीएससी हैं जो लोगों को 3rd पीआरसी मिल चुका है। ठीक है, और ये सभी का बात मुद्दा उठाने वाले हैं। तो 3rd पीआरसी से बात जो है, तो वो बात के साथ साथ इस बात को भी बोला गया है। तो 4th पीआरसी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 4th पीआरसी अभी तक अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए 4th पीआरसी का, और इसके लिए सीपीएससी जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग आगे देख रहे हैं, राह देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि कंडीशन इम्पोज्ड ऑन आईडीएमओएम। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है आईडीए का, इसमें जो कंडीशन दिया गया है कि आप इसका जो स्पिरिट है, ठीक है, स्पिरिट है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है और इनकॉन्सिस्टेंट है अर्लियर पे रिवीजन फ्रेमवर्क के ऊपर। और ये जो आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि डीओटी पहले जो डीपी इशू करता था, डीपी इशू करने के बाद डायरेक्ट मिल जाता था, अभी डीपी से कॉन्सर्न मिनिस्ट्री के पास जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सर्न मिनिस्ट्री क्या करेगा, फिर वो अलाउ करेगा तब। तो बीच में और एक लेयर रख दिया है फाइनेंशियल बात बोल के, कंडीशनलिटीज दे के। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आईडीए का जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट डाइल्यूट हो जा रहा है और अनअवॉइडेबल कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, जिसकी वजह से एक फेयरनेस चला जा रहा है। जहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो वो लोगों को तो डीए का सुविधा मिल रहा है, मगर पीएसयू जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि पीएसयूज को गवर्नमेंट, जो सीपीएससीज है, तो सीपीएससीज को गवर्नमेंट अपना नहीं मानते हैं, एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस मुद्दे को यहाँ पे बोला गया है। और बोला गया है कि रिमूवल ऑफ अफोर्डेबिलिटी कंडीशन इन पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे ये बात बोला गया है कि ये जो अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट इम्पोज किया गया है सीपीएससीज के ऊपर पीआरसी देने के लिए, एक मेजर कॉन्सर्न है और एक अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है अक्रॉस सीपीएससीज।
क्योंकि डिफरेंट सीपीएससी में सिमिलर रोल प्ले करते हैं। किसी को तनख्वाह मिल रहा है 1 लाख रुपया तो किसी को तनख्वाह मिल रहा है 1.5 लाख रुपया। इसके लिए मांग किया गया है कि रिमूवल करने के लिए। और देखिए दोस्तों, इसका जो रिमूवल का जो बात यहाँ पे बोला गया है, इसका प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन क्या है आगे जाके लेटर में देखते हैं। सर, दिस इशू आर क्रिटिकल इंपॉर्टेंस एंड हैव वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीएससीज। वी फर्मली बिलीव दैट द कंस्ट्रक्टिव डायलॉग with your esteemed office with the help in arriving a balanced and pragmatic solution। ठीक है, बात करने के लिए मांग किए हैं, मगर ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है ये गवर्नमेंट कभी भी ऐसे तुरंत हटाया नहीं हटाएगा। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है कि पिछले 3 साल आपको जो टैक्स है, बिफोर टैक्स जो रेवेन्यू है, उसमें आपको प्रॉफिट दर्ज कराना है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दर्ज करना है। और आप पीआरसी जो देंगे, वो पीआरसी देंगे तो वो जो है उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अफोर्डेबिलिटी क्लॉज ऐसे ही बोलने से ही नहीं हट जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो 4th पे रिवीजन है, 4th पे रिवीजन भी अगर आज के दिन में लागू होने का बात है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन मांग कर सकते हैं। मगर बीएसएनएल का अभी जो हालत है, इस हालत में बीएसएनएल अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के हिसाब से 4th की पीआरसी का भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 4th पीआरसी के लिए भी आपको पिछले जो 3 साल है, पिछले 3 साल आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। यानी कि आपका 2027, 2026 और 2025 ये 3 साल प्रॉफिट करेंगे, तब जाके आपको 4th पीआरसी मिलेगा। तो बाकी सीपीएससी अच्छे जो सीपीएससी है वो अगर इसको कॉम्प्लाई करेंगे, मगर बीएसएनएल ये कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है। तो बीएसएनएल का 3rd पीआरसी जो है, 3rd पीआरसी भी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के ऊपर है और 4th पीआरसी भी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के ऊपर है। तो इसमें अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में अगर छूट नहीं दिया जाएगा तो 3rd पीआरसी जैसे नहीं मिला, वैसे 4th पीआरसी भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी 3rd पीआरसी का फाइल में क्या होता है ये आप लोग देखते रहिए। उसके बाद हम लोग 4th पीआरसी लेके चर्चा करेंगे। 4th पीआरसी लेके चर्चा करना बहुत प्रीमेच्योर होगा, बीएसएनएल का दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा। मगर ऑल इंडिया बेसिस पे जितना भी आपका सीपीएससी है, तो वहाँ पे सीपीएससी में 4th पीआरसी का चर्चा अभी चल रहा है। क्योंकि वो लोगों को 3rd पीआरसी पहले से ही मिल चुका है। जैसे सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब कंपनी में, एनटीपीसी हो गया, ऑयल कंपनीज जो अच्छा मुनाफा करते हैं, तो वो लोगों का अभी 4th पीआरसी मिलने का कगार पे है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।